हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। अभी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जामिनेशन की आंसर की आई थी। 101 शिफ्ट में पेपर हुआ था, तो टोटल 2525 क्वेश्चंस मैथ्स के पूछे गए। सारे क्वेश्चन करना तो टाइम वेस्ट वाली बात है। अगर मैं आपको सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चंस करा दूं तो आपका काम बन जाएगा और एनटीपीसी में सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होंगे तो आप इजीली बना पाएंगे। तो इसमें मैं कुछ अलग अलग पार्ट्स में स्प्लिट करके इसे कराऊंगा। जैसे स्टैटिस्टिक्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ एक सेपरेट वीडियो में। आज के सेशन में मैं आपको नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कराऊंगा। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बढ़िया है। ये वही क्वेश्चंस हैं जिसमें आप फंस रहे होते हैं, और कुछ बेस्ट मेथड्स मैं आपको बताऊंगा जो कॉपी में नोट कर लेना। इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी गलती नहीं करोगे। आपको क्लास में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, तो पूरी क्लास देखिएगा। अगर आपको लगता है नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ रखा है तब भी आप क्लास देखिए, यू विल लर्न अ लॉट। ठीक है, कहीं से भी पढ़ा हो आपने। मकसद है कि एग्जामिनेशन में जब आप जाएं अपने अपकमिंग रेलवे एग्जाम में तो आप सबसे बढ़िया स्कोर करें। और अगर आपको अच्छा लगे बाद में एग्जाम देके आप फिर कमेंट सेक्शन में कह देना कि सर हाँ आपसे पढ़ा था और जो चीज आपने बताई वो ट्रिक्स में डायरेक्टली लगा पाया, वो मेथड्स लगा पाया और मेरे अच्छे स्कोर आए। ठीक है, बस इतना ही चाहता हूँ। और उसमें काफी बढ़िया लेवल के सवाल थे। अभी सेक्शन कंट्रोलर की आंसर क्या थी उसके भी बेस्ट क्वेश्चन मैं अलग से एक वीडियो में करा चुका हूँ, वो देख लेना। काफी कंसेप्चुअल क्लास थी वो भी। और आज की क्लास में हम अर्थमेटिक के बाकी के चैप्टर्स जो बच गए हमारे, परसेंटेज हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। एनटीपीसी में अर्थमेटिक की वेटेज ज्यादा रहती है। और एक अगली क्लास होगी जिसके अंदर ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के सारे बढ़िया सवाल मैं आपको ग्रुप डी के करा दूंगा। और उसके बाद आपको ग्रुप डी के इंडिविजुअली सारे शिफ्ट सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने सारे पेपर्स की कंपाइलेशन आरबी के टेलीग्राम चैनल पर दे दी है आपको। इसके अलावा वेबसाइट पे मॉक फॉर्मेट में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारे पेपर वैसे भी डाल दिए। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। बट बेस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन जिससे कि जिन लोगों के बेसिक क्लियर है वो एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन जो दिक्कत करेंगे वो आपको अलग से मिल जाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर जाए, वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बाकी कंप्यूटर का एक कोर्स हमने डाला है आप लोगों के लिए, इससे कंप्यूटर कवर हो जाएगा। ऐसे करंट अफेयर्स का एक डाला हुआ है, पूरा करंट अफेयर्स वहां से कवर हो जाएगा। साइंस की मैराथन क्लासेस अलग से डाली है यूट्यूब पे फ्री में। स्ट्रेटेजी वीडियो एक डाली थी जिसमें सारी चीजें बताई थी क्या चीज कैसे कवर करें एनटीपीसी के लिए, ये जरूर देखिए। और एक बेस्ट 300 क्वेश्चंस की वीडियो पिछले साल के जितने पेपर हुए थे वो सारे कंपाइल करके एक में डाल दिया था, ये जरूर कर लेना। इसकी पीडीएफ दे रखी है। इतना कर लोगे मतलब मैथ्स में तो लेटेस्ट क्वेश्चंस की ये वाली वीडियो और जो मैं रिसेंटली डाल रहा हूँ मैथ्स की जितनी भी क्लासेस, वो अगर आपका बेसिक क्लियर और ये वीडियो जो आपने कर ली, जितने क्वेश्चन है सारे के सारे आप कर पाओगे। एक आधा क्वेश्चन बाई चांस बहुत ही ज्यादा कुछ नया बना दिया उन्होंने मुश्किल, तो वो हो सकता है, लेकिन अगर वो आप नहीं बना पाओगे तो बाकी लोग भी नहीं बना पाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी तो ये चीजें कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ आपको कंसेप्ट भी बताता हुआ चलता हूँ। ऐसे करंट अफेयर्स की मैराथन वीडियो क्लासेस, ये सारी वीडियोज आप लोगों के लिए अवेलेबल है, इन्हें यूज करिए। फ्री क्लासेस आपको इतनी मिल रही हैं तो फायदा उठा के सिलेक्शन तक पहुंचिए अपना। बाकी जिन्हें बेसिक से कंप्लीट तैयारी करनी है तो वो मेरे मैथ्स स्पेशल बैच से भी जुड़ सकते हैं, जिसके अंदर रीजनिंग की क्लासेस भी फ्री हैं। कॉम्बो टेस्ट भी ले सकते हैं सारे रेल आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 सीबीटी 2 और बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट एसएससी के टेस्ट सब एक जगह मिल जाते हैं। और ऑफिसर बैच में सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये सवाल है, कितने डिस्टिंक्ट पेयर्स होंगे टू कोप्राइम नंबर्स के अगर उनका प्रोडक्ट क्या है 180। मैंने बताया था अगर मैं ए और बी दो कोप्राइम नंबर मान लूं और इनका प्रोडक्ट मुझे 180 दे रखा हो तो इसे करने का सबसे आसान तरीका, वरना बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें, आप इसे सबसे पहले फैक्टर्स में स्प्लिट कर लो। जैसे 18 क्या होता है 2 इंटू 9, तो 2 इंटू 9 क्या होता है 3 की पावर 2। फिर 10 क्या होता है 2 इंटू 5, तो 2 एक और मिल गया तो पावर 2 कर दी, और 5 की पावर 1। क्या यही मेरे पास 180 के फैक्टर्स है? अब इसमें आप देख लो यूनिक प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। यूनिक प्राइम फैक्टर्स मेरे पास कितने हो गए भाई? 3 हो गए, 2, 3 एंड 5। अगर 3 यूनिक प्राइम फैक्टर्स हैं तो इसका डायरेक्टली आंसर कि ए और बी के कितने पेयर्स बनेंगे, ये होता है मेरे पास 2 की पावर यूनिक प्राइम फैक्टर्स -1। कल वाली क्लास में भी इस टाइप का मैंने सेक्शन कंट्रोलर में आपको बताया था कि भाई इतने हो, इतने यूनिक प्राइम फैक्टर बन रहे हो तो इतने पेयर बनते हैं। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लो, ये यूज करो, अपना आंसर निकाल लो। आप कहेंगे सर 2 की पावर यहाँ पे 3 - 1, ये वाली वैल्यू आएगी 2 की पावर 2 और आंसर हो जाएगा 4। चाहूं तो मैं इसके पीछे का कंसेप्ट भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ इतना क्यों होता है। ठीक है, परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा, उसकी नॉलेज चाहिए आपको ये चीज समझने के लिए, तो मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा डीप में आपको लेके जाऊं। तो बस इतना समझिए, अभी हमारा आंसर ये फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 4 आ जाएगा।
कल वाली क्लास में हमने सेक्शन कंट्रोल में देखा था ना, केस बना था, ए बी मेरा आ गया था 2 1 6, तो हमें बताना था यूनिक प्राइम, यूनिक ये अगर को प्राइम है तो कितने पेयर्स बनेंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आएगा। क्लियर, चलते हैं आगे। इस तरह के सवालों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, और एक बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 1, जैसे ये 180 था, क्या 1 और 180 क्या ये कोप्राइम है? भाई कोप्राइम क्या होता है भाई? दो नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, डेट इज 1। अब इन दोनों में भी एक कॉमन फैक्टर है, डेट इज 1, तो ये दोनों भी क्या होते हैं? ये कोप्राइम होते हैं। कंफ्यूज मत होना इसमें। और अगर हम पेयर्स की बात कर रहे हैं तो 1 180 ले लिया ना, तो 180 और 1 ये क्या होगा? ये सिर्फ एक ही पेयर काउंट किया जाएगा, दो पेयर नहीं काउंट किए जाएंगे, ये ओनली 1 पेयर काउंट किया जाता है। ठीक है, बस छोटी छोटी चीजें। चलें आगे। अब हम अगला सवाल मेरे पास कहता है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बता दो जहां एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कुछ इस तरीके से कि जो 8th डिजिट है, जो ये 8 डिजिट नंबर है, ये मेरा डिविजिबल हो जाए 11 से। जैसे ये पूरा का पूरा नंबर दे रखा है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? हमेशा मैंने बताया 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, एक छोड़ के एक एक वैल्यू को लेते चलो और इनका सम कर दो। मेरे पास आया 3 + 8, 11 और 4 15 + y। फिर जो बची हुई वैल्यूज रह गई मेरे पास 5 + 9 14 और 7 21। क्या यही बचा? इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। जो ये वाली वैल्यू आएगी ना मेरे पास, ये डिविजिबल होनी चाहिए किससे? 11 से। अब 11 से डिविजिबल क्या क्या वैल्यू होती हैं? आप कहेंगे सर 0 डिविजिबल होता है, 0 हर नंबर से डिविजिबल है। 11 हो गया, 22 हो गया, -11 -22, ये सारी वैल्यूज हमारी इसी रेंज में जाएंगी जो 11 से डिविजिबल होंगी। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 में से 21 को घटाया तो आपके पास आएगा सर -6, है ना। और मेरे पास यहाँ पे y -x -6। अब मेरी y और x की लिमिटेशन है भाई, ये क्या है? डिजिट है, तो ये कौन सी वैल्यू? ये 0 to 9 कोई भी वैल्यू ले सकती है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं ले सकते। अच्छा, अगर मैं इसे क्या रख सकता हूं, आप ये सोच के देखिए कि मेरे पास इस वैल्यू को हम क्या क्या रख सकते हैं। आपने कहा सर मैं इसे क्या रख सकता हूं, पहले -11 रख के देखूं। अगर -11 रख के देखता हूं तो y -x मेरा क्या हो जाएगा? -5। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। x की वैल्यू आप बड़ी रख लोगे, y की वैल्यू छोटी, तो नेगेटिव में -5 मिल सकता है, मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे y -x -6 को अगर मैं लग देता यहाँ पे -22, आप देखते हैं सर ये वाली वैल्यू y -x मेरे पास इसके बराबर हो जाता है। 22 में 6 को जोड़ोगे तो -16 बचेगा। क्या दो नंबर का डिफरेंस -16 जा सकता है? क्योंकि भाई 0 और x और y दोनों मेरे 0 से 9 के बीच में है ना। तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज क्या हो सकती हैं? आप मैक्स टू मैक्स अगर x को y को मैक्सिमम रखना है तो ये 9 रख सकते हैं, इसे मिनिमम भी करोगे तो 0। इनका डिफरेंस कभी भी 9 से ज्यादा नहीं आ सकता, है ना। या फिर ऐसे ही यहाँ पे इसे 9 रख देते हैं और इसे 0 रख देते हैं, अगर नेगेटिव में चाहिए तो ये -9 से ज्यादा नहीं आ सकता। तो दो डिजिट का डिफरेंस की रेंज क्या होती है मेरे पास? हम पढ़ते हैं इसमें x + y की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 18। दोनों को 0 0 रख दोगे तो 0 और 9 9 रख दोगे तो 18। और x - y की रेंज होती है मेरे पास, ठीक है, ये होती है मेरे पास -9 से लेके +9 के बीच में। ठीक, और कोई रेंज इनकी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो हमें ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये कंसेप्ट पता है तो मैं ऑटोमेटिकली कहूंगा कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, केस हटाना पड़ेगा। ऐसे -22 से और उधर जाऊंगा तो वो वाला केस हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगला केस क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर इधर तो बढ़ सकते हैं, हम इधर आगे नहीं जा सकते, लेकिन -11 पहले रखा था, इधर जाओगे तो 0 रख दो। सबसे पहले तो 0 ही रखते हैं लोग, मैंने -11 से स्टार्ट किया समझाने के लिए। y -x -6 अगर मैं 0 रखूंगा तो y -x मेरे पास 6। क्या ये पॉसिबल है? आप देखो डिफरेंस मेरा किस रेंज में आना है? डिफरेंस मेरा आना चाहिए -9 से +9 के बीच में। -9 कब आएगा भाई? ये 0 कर दोगे और ये 9 कर दोगे। 9 कब आएगा? ये 9 कर दोगे, ये 0 कर दोगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। और कुछ पॉसिबल है? आपने कहा सर 0 से आगे बढ़ो, 11 रख के देखो क्या पॉसिबल है क्या? आप कहेंगे सर y -x -6 अगर मैं 11 कर दूंगा तो y -x कितना हो गया? 17। क्या ये वाला केस पॉसिबल है? भाई नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस कभी भी मेरा 9 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो अब मैं
इससे इधर भी नहीं बढ़ सकता, तो मेरे पास सिर्फ दो रेंज रह गई, -11 वाली और 0 वाली, और ये दोनों केसेस में मुझे देखना पड़ेगा मैं क्या क्या वैल्यूज रख सकता हूँ। लंबा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। हवाबाजी में अगर उड़ाने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ कर दोगे। और इवन एग्जामिनर ने सवाल बनाया ना, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से 7 मार्क का रखा था, जो कि मेरे हिसाब से रॉन्ग है। अभी हम सोल्व करके देखेंगे क्यों। आप कहेंगे सर 9 का मान, एक्स का आप बताओ 9 का सबसे बड़ा मान क्या रख सकता हूं, 9 रख सकते हो आप y का, है ना। और अगर सॉरी मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, -5 चाहिए ना, तो x को बड़ा करना पड़ेगा y से, तो x का सबसे बड़ा मान क्या है, 9 रख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करूं, y की मान क्या रखना पड़ेगा कि भाई ये -5 आ जाए। आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू रख दो 4, पॉसिबल है, पॉसिबल। अब आप इसे एक एक करके क्या कर दो, छोटा करते चले जाओ। जैसे 9 है, इसे 8 करूंगा, इसे 3 कर दो, क्या -5 आएगा। अब भी इसे क्या कर देंगे हम, इसे 7 कर देंगे और ये 2 कर देंगे, फिर इसे 6 कर देंगे, ये 1 कर देंगे, और इसे 5 कर देंगे और ये 0 कर देंगे। क्या ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है। तो मेरे पेयर क्या बन गए, आप कहेंगे सर 4 और 9, 3 और 8, 2 और 7, 1 और 6 और 0 और 5, इन सारी वैल्यूज पे मेरे पास क्या होगा, ये नंबर 9 से 11 से डिविजिबल होगा। अगर मैं इधर देखता हूं तो अब देखो y का मान क्योंकि पॉजिटिव है ना, y को सबसे बड़ा रख दो 9, तो 6 लाने के लिए मुझे यहाँ पे x को क्या रखना पड़ेगा, 3। अब एक एक घटाते रहो। आप कहेंगे सर देखो गिनने को तो हम मैनुअली गिन सकते हैं, आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 फिर 1 और फिर 0, ये 8 7 और ये 6, क्या हर केस में मेरे को यही मिलेगा। तो पेयर कितने बन गए, यहाँ पे मेरे पास 9,3, 8,2, 7,1 और यहाँ पे 6,0, 4 पेयर ये बन गए। इधर कितने पेयर बने थे, 5 पेयर बने थे, तो 5 और 4 कितने हो गए, 9 पेयर। मेरा इस क्वेश्चन का आंसर 9 होना चाहिए। अब एक डबल वेरिफिकेशन ये भी कर लो कि भाई क्या दो कहीं कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है दोनों में सेम बन जाए। आप ये भी एक बार डबल वेरीफाई कर लो जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। डबल वेरिफिकेशन करने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरे पास x और y क्या है ना, अलग अलग डिजिट्स हैं। x अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं, मान लो मेरे पास, ध्यान से समझना इस चीज को, x को मैंने 2 रखा, y को 7 रखा, एक अलग नंबर बनेगा। और यहाँ पे अगर मैंने y को 7 रख दिया और x को 2 रख दिया, तो मेरे पास क्या बनेगा, एक अलग नंबर बनेगा। इस केस में जितनी पॉसिबल वैल्यूज है हमें इंडिविजुअली लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारे पास आप किसी भी एक को देख लो कि भाई x की वैल्यू 9 8 7 6 ये जा रही है मेरे पास 4 3 2 1 0, सारी की सारी अलग वैल्यूज वैसे ही दिख रही है मुझे। तो भाई अगर सारी की सारी वैल्यूज अलग हैं तो मेरे पास सारे केसेस पॉसिबल हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर 9 होगा। आपके ऑफिशियल आंसर की मैं 7 दे रखा था जो कि गलत था। बाकी फिर भी अगर आप में से किसी को लगता है कि मैंने कुछ गलती करी है इसमें, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मुझे नहीं लगता मैंने कोई गलती करी है, ठीक है। तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी जिस बच्चे को कि वही एग्जाम में कर पाएगा, वरना बाकी लोग कांप जाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन गलत कर दिया सिलेक्शन से बाहर। चलिए पूरे कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं इसलिए जिससे कि आपके दिमाग में बैठे और आगे दिक्कत ना हो आपको। एक 6 डिजिट का नंबर मुझे दे रखा है, ये डिविजिबल है किससे, 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी। तो हमें बताना है x प्लस जेड माइनस वाई का मान क्या होगा अगर y स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई अगर इन तीनों से कटना है, 4 से कटनी चाहिए, 9 से और 10 से। आप कहेंगे सर इनका आप एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम में आपको वैल्यू मिल जाएगी है कि मेरे पास भाई यहां पे आ गया अपना 40 और 9, 20 और 9 180, क्या 180 एलसीएम आएगा। अगर इन तीनों का एलसीएम 180 है तो ये नंबर 180 से कटेगा। भाई सीधी सी बात है, अगर लास्ट में 0 है, मेरा नंबर 10 से कट रहा है, तो भाई ये जेड तो मेरे पास क्या हो जाएगा डायरेक्टली, आप कह सकते हैं सर ये वाली वैल्यू तो 0 है, इसका तो दिमाग से निकाल ही दो। अब मेरे पास ये बचा 180, तो 180 है तो मेरे को ये समझ में आया कि भाई y ये वाला नंबर 10 का जो मल्टीपल था वो मैंने अलग 0 करके हटा दिया, तो मेरे पास 6 4 8 x y एंड ये हो गया 0, है ना। अब ये वाला नंबर मेरा किससे कटना चाहिए, बचा हुआ नंबर 18 से कटना चाहिए। 18 क्या है भाई, 2 इंटू में 9 है, तो मैं कहूंगा भाई मेरी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तो वो 0 2 4 6 एंड 8 इनमें से कोई भी वैल्यू ले सकती है।
और पूरा नंबर जो ये है ये मेरा 9 से कटना चाहिए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है सम ऑफ डिजिट 9 से कटना चाहिए। अगर सम ऑफ डिजिट करेंगे तो 6 + 4 10 + 8 18 प्लस x प्लस वाई, ये मेरा 9 से कटना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे अगर y को मेरे को मिनिमम लेना है तो y को क्या मैं यहाँ पे 0 ले सकता हूं? अगर मैंने y को क्या कर दिया 0 कर दिया, आप देखेंगे 18 तो ऑलरेडी क्या कटेगा 9 से कट रहा है, ये 0 हो गया और ये x को भी फिर हम क्या कर लेंगे 0 कर देंगे, तो भाई ये पूरा नंबर मेरा 9 से कट जाएगा। कंडीशन ट्रू हो गई, y को मिनिमम लेना था तो भाई ये 0 हो गया, z ऑलरेडी 0 आ रहा है और x भी मेरे पास 0 निकल के आया, तो कंप्लीट आंसर क्या होगा भाई 0 होगा। देखने में इतना बड़ा, कहानी इतनी सी। चले आगे। अगला सवाल, हमें बताना है टोटल नेचुरल नंबर्स जो लेस हैं या बराबर हैं किसके 1000 के और डिविजिबल हैं 5 से या फिर 7 से। और अगर ऑप्शन देखें बहुत दूरी पे हैं तो इसे एक लाइन में भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, और बेसिक से भी बताऊंगा। हम कहते हैं यार यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 1 से लेके 1000। अगर मेरे को अप्रोक्सीमेट मान बताना हो तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता हूं। अगर ऑप्शन में 2 2 3 3 का भी गैप है ना तो डायरेक्टली आंसर निकल जाता है। हमें कहा है कि भाई 5 से डिविजिबल हो या फिर 7 से, मतलब ऐसा हो अगर मैं ये 5 से डिविजिबल वाले नंबर मान लूं ये हो गए, 7 से डिविजिबल वाले नंबर हो गए ये, और ये वो नंबर हो गए जो दोनों में आ रहे हैं, ये 5 से भी डिविजिबल है और 7 से भी डिविजिबल है ना। और टोटल नंबर्स अगर 1 से लेके 1000 तक बनाऊं तो वो इस तरीके से हम कह सकते हैं टोटल मेरे पास क्या है 1000 नंबर्स हैं। और ये पोर्शन मेरे पास आ जाता है वो नंबर्स का जो ना मेरे 5 से कटेंगे ना मेरे 7 से कटेंगे, है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं यहां 1 से लेके 1000 तक 1000 नंबर्स हैं, अगर इनमें से मैं वो नंबर घटा दूं जो 5 से भी ना कटे और 7 से भी ना कटे तो मेरे को आंसर मिल सकता है, मिल सकता है। ये तभी अप्रोच यूज करते हैं हम, वरना इसे करने की बेसिक अप्रोच थोड़ी लंबी होती है। हम ये देखते हैं कि भाई 5 और 7 का इसके नियर अबाउट मल्टीपल कौन सा है एंड ऑल दीज थिंग्स। बट अगर डायरेक्ट करना हो और ऑप्शंस दूरी पे हो तो कुछ नहीं करना, आपको काउंट करना है टोटल नंबर्स कितने हैं मेरे पास 1000 है ना। तो 1000 यहाँ पे मेरे पास 5 या 7 लिखा था ना, तो यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 7। 5 में 1 कम कर दो तो ये आ गया 4, 7 में 1 कम कर दो तो ये आ गया मेरे पास 6। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको वो वैल्यूज मिलेंगी। आपको कौन सा पोर्शन मिलेगा, येलो वाला पोर्शन मिल जाएगा, वो नंबर्स मिल जाएंगे जो ना 5 से कटेंगे ना 7 से कटेंगे, है ना। अगर वो नंबर मिल गए तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट ही निकालना है हमें। हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी 200। 7 से काटूंगा या पहले मल्टीप्लाई कर दो 24 48 4800 डिवाइडेड बाई 7, और ये वाली वैल्यू 6 जा, फिर 60 बचेगा 8 जा, फिर 40 बचेगा 5 जा, और 50.7। तो अप्रोक्सीमेटली मैं कह सकता हूं मेरे पास नंबर कितना है 686 के आसपास आए। वो नंबर्स होंगे ये जो ना 5 से कटेंगे ना 7 से। तो वो नंबर जो 5 से कटेंगे या फिर 7 से कटेंगे, कौन से रीजन की बात कर रहे हैं, ये वाले रीजन की बात कर रहे हैं। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी मेरे पास 1000 में से ये वाली वैल्यू घटा दो। इसमें प्लस माइनस 1 2 का एरर रहता है, ये एक अप्रोक्सीमेट तरीका है, ठीक है। डिटेल क्लास में जाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा। आप यहां से निकालेंगे 314, क्या ऑप्शन में दे रखा है मुझे 314 ऑप्शन में है तो यही आंसर हो जाएगा। 315 होता ऑप्शन में तो मुझे थोड़ा डाउट रहता, तो मुझे देखना पड़ता है। 313 भी ऑप्शन में होता ना तो भी मैं फिर बेसिक से करता, डायरेक्टली अप्रोच थोड़ी अवॉइड करता, लेकिन इन ऑप्शंस में बहुत ज्यादा गैप है तो डायरेक्टली मैं इस अप्रोच से आंसर निकाल सकता हूँ। ये अप्रोक्सीमेट अप्रोच देता है मुझे। अगर इसके अलावा बेसिक से करना हो तो भाई बेसिक से कैसे करते हैं, आप कहेंगे सर 1 से लेके 1000 तक है तो 5 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, 1000 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट कितना आएगा मेरे पास, ये वाली वैल्यू आएगी भाई 200, है ना। 5 से कटने वाली संख्या कितनी होगी 200। 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें कोशेंट बताना है, तो पहले 1 टाइम जाएगा 7, ठीक है, फिर 1 4 टाइम्स जाएगा मेरे पास 28, फिर 20 बचेगा, और ये 2 टाइम्स जाएगा मेरे पास 3 पूरा जा नहीं पाएगा, तो 7 से कटने वाली इतनी है। अब बीच में ये वाली वैल्यू भी आ रही है भाई जो 5 से भी कट रही है और 7 से भी कट रही है, तो आप वो भी निकाल लो कि 1000 को अगर मैं 35 से डिवाइड करूंगा तो कोशेंट क्या आएगा, मतलब कितनी वैल्यूज होंगी जो मेरे 35 से कटेंगी। ये वाली वैल्यू आ गई 2 जा 70, 300 बनेगा, फिर मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 8 जा, तो ये आ गई 28। तो आप कहेंगे सर क्योंकि जो ये 35 से कटने वाली संख्याएं हैं ये इधर भी आ रही हैं और इधर भी आ रही हैं, 7 से भी कट रही हैं ये और 5 से भी कट रही हैं, तो जब मैं ये 200 ले रहा हूं और जब मैं ये 142 ले रहा हूं तो ये वाली वैल्यूज मेरी ऑलरेडी 2 बार इंक्लूड हो गई, इधर भी हो गई और इधर भी हो गई, तो मेरे को एक बार घटाना पड़ेगा ना।
तो मेरा आंसर होगा 200 प्लस 142 माइनस में 28, और इस सवाल का उत्तर आ जाएगा आपके पास 314। ये इसका एग्जैक्ट तरीका है करने का, और बहुत सिंपल वैल्यूज में था तो हम इसे इजीली कर सकते थे। हमने तो बहुत कॉम्प्लेक्स केसेस इसकी क्लासेस में करे अपनी नंबर सिस्टम में। मैंने अपने जो आरबी का मेन यूट्यूब चैनल है उसके अंदर कंप्लीट 27 घंटे की नंबर सिस्टम की मैराथन क्लास डाली है, जिसमें इन कंसेप्ट को बहुत ज्यादा डीप में डिस्कस किया है। ये कहाँ लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये चीजें कैसे करते हैं, वो देख लेना। उसकी पीडीएफ क्वेश्चंस की टेलीग्राम पर अलग से दे दी है, और अगर पेड कोर्स यूजर हो तो उसके डिजिटल नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, जिससे कि नोट्स बनाने का भी आपका टाइम थोड़ा सा बच जाए। वरना इस पीडीएफ विद इस पेज, जिसमें खुद से डायरेक्टली आप आंसर लिखेंगे, क्वेश्चंस का प्रिंट करा सकते हैं। इस तरीके से हमने चीजों को प्रोवाइड किया है। अगला सवाल मेरे पास क्वेश्चन में कहता है ए बी अल्फा एंड बीटा प्राइम नंबर्स हैं, एंड is the number of ordered pairs of A and B such that 2 A greater than 2 से B greater than A से, और ये छोटा है 50 से। B माइनस A कितना है मेरे पास भाई 2। आगे कहता है अल्फा बीटा आर द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर्स लेस देन 50। तो हमें बताना है वैल्यू ऑफ n अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब कंफ्यूज मत होना, n अल्फा प्लस बीटा ये का मतलब है n इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये पूछा है। अब देखो सबसे बड़ी चीज अल्फा बीटा ए एंड बी हमें क्या दे रखे हैं, प्राइम नंबर्स दे रखे हैं, अभाज्य संख्या, जिनका मतलब वो संख्या है जिसका सिर्फ फैक्टर एक ही कॉमन हो, डेट इज 1, और उसके अलावा वो खुद। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अगर मेरे पास ए और बी दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर के बीच में गैप कितने का होता है भाई। अगर मुझे यहाँ पे दो प्राइम नंबर के बीच में गैप 2 का दे रखा है ना, तो इसे हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा, क्या आपको पता है, आपने अगर क्लास देखी होगी याद होगा, मैंने बताया था 1 से लेके 50 के बीच में कितने ट्विन प्राइम नंबर्स बनते हैं। आप देखो ये 2 से बड़ा है ए और ये 50 से छोटा है बी, तो हमें बेसिकली यही बताना है। 2 के बाद 3 आता है और फिर 5 आता है प्राइम नंबर में, तो ये ट्विन प्राइम, फिर 7 आता है, तो ये दोनों ट्विन प्राइम बनाएंगे। तो कुछ इस तरीके से चलेगा। तो 2 से 2 का तो लिंक नहीं जा रहा है यहाँ पे, 2 तो किसी के साथ ट्विन प्राइम नहीं बना रहा, और 50 भी क्योंकि प्राइम नंबर नहीं बनाएगा। हमने पढ़ा था भाई 1 से लेके 50 के बीच में टोटल 6 पेयर्स होते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स के। 1 to 50 में कितने होते हैं, 6 पेयर्स। अगर नहीं भी याद है तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी है, निकाल लो कौन कौन से पेयर्स होंगे। आप कहेंगे सर पहले 3 और 5 बन जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे 5 और 7 बन जाएगा, फिर मेरे पास 11 और 13 बनेगा, फिर मेरे पास 17 और 19 बनेगा, फिर मेरे पास 21 23 नहीं बनेगा, 29 और 31 बनेगा, फिर मेरे पास 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37 39 नहीं होगा, 41 43 बनेगा। फिर और कोई बनेगा क्या इसमें, देखो और आएगा नहीं। 45 प्राइम नहीं होता, 47 प्राइम होता है, लेकिन 49 प्राइम नहीं होता, तो 6 ही बनेंगे। ये वैल्यूज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे याद होगी क्योंकि क्लास में करवाई है ये नंबर सिस्टम वाली क्लास में। तो हमने कहा भाई कितने पेयर बने, n का मान आ गया मेरे पास 6, तो मेरा आंसर जो होगा 6 का मल्टीपल होगा। आप ये चेक कर सकते हैं 6 क्या है, कि 1 नंबर, तो ये तो नहीं हो सकता, इनमें से ही कोई आंसर हो सकता है। 6 मेरा 3 से भी कटता है, तो आप कहेंगे सर सम ऑफ डिजिट 3 से कटनी चाहिए, तो मेरे पास 9 2 11 और 4 15 कट रहा है। क्या ये कट रहा है, नो नहीं कट रहा। क्या ये वाली वैल्यू कट रही है, ये कट रही है, तो ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा निकालना तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन में कहा था भाई ये क्या है, सबसे छोटे और सबसे बड़े प्राइम नंबर है लेस देन 50, तो भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 50 से छोटा प्राइम नंबर मतलब 1 से 50 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होगा, 47 होगा। तो ये हो गया मेरे पास इतना, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 49, क्या ये मेरे पास 294 आंसर दे देगा। अगर आप ये वाली वैल्यू पहले निकाल लेते तो आप कहते सर मेरा आंसर 294 का मल्टीपल होगा। अगर ये कंसेप्ट में फंस रहे थे तो 2049 का मल्टीपल 4 ऑप्शन में आप चेक कर लेते कौन सा है, शायद आपको एक ही ऑप्शन मिलता। ठीक है, चलें आगे। कंसेप्ट बहुत बढ़िया बढ़िया सिखाऊंगा हर क्लास के अंदर। जैसे अब ये वाला सवाल ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल सेम सवाल मुझे याद है मैंने आपको क्लास में भी कराया, ये आरआरबी रेलवे एग्जाम में ही एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। बिल्कुल सेम सवाल आपका और भी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है कि कितने प्राइम नंबर्स होंगे मेरे पास
472 से 486 की रेंज में। कैसे सोल्व करेंगे? हम कहते हैं भाई कोई भी प्राइम नंबर होता है वो 6 के ±1 की फॉर्म में हो सकता है, मतलब इस फॉर्म में होगा तभी हमें चेक करने की जरूरत है प्राइम है या नहीं है, अदरवाइज तो प्राइम है ही नहीं। ठीक है, तो आप जैसे 672 नंबर है, आप देखो इसके आसपास 6 का मल्टीपल कौन सा नंबर आ रहा है 472 के, तो मैंने कहा 472 अगर मैं इसे 6 से डिवाइड करता हूं तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे। पहले तो 7 टाइम्स चला जाएगा 42 और फिर 52 आएगा मेरे पास, और आप कहेंगे सर 8 टाइम्स जाएगा, ये होगा 48। ठीक है, तो मेरे पास रिमाइंडर रह जाएगा 4, तो 5 4 घटा दोगे या फिर 2 बढ़ा दो, बात एक ही है। चलो 4 घटा देते हैं, तो मैंने कहा 468 मेरा 6 के होगा। अब इसमें प्लस करूंगा 469 तो रेंज में नहीं है, तो अगले पे जाओगे आप, अगले फैक्टर पे जाओगे 6 के मल्टीपल पे, तो फिर वो वाली वैल्यू होगी मेरे पास 474, और उसमें प्लस माइनस 1 करोगे तो आप कहेंगे सर 473, और अगला प्लस 1 करूंगा 475। क्या मेरे को भाई 5 लिखने की जरूरत है? जल्दी बताओ भाई, जिसकी यूनिट डिजिट 5 होती है क्या वो प्राइम नंबर हो सकता है? तो 5 से कट जाएगा, छोड़ दिया। अब अगला इसके बाद आएगा 480, प्लस माइनस 1 करेंगे तो 479 और 481। ठीक है, फिर अगला नंबर मेरे पास 486 आएगा, तो फिर से माइनस 1 करूंगा 485 और 487। फिर मेरे पास नंबर आएगा 492 और प्लस माइनस, अच्छा 486 तक ही जाना था तो काम खत्म हो गया भाई, ये नंबर है। अब मेरे जो भी नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बन सकते हैं वो इसी बीच में होंगे, है ना, और इस बीच में आपको ये पता है कि भाई ये प्राइम नहीं हो सकता, ये प्राइम नहीं हो सकता, 5 से कट रहा है। अब मैक्सिमम 1 2 3 हो सकता है, तो 4 हट गया। अब इसमें कौन से प्राइम है कौन से नहीं, कैसे पता लगाएं, और कितने तक मल्टीपल चेक करें जो हमें पता लगाना है? हम कहते हैं भाई जैसे मेरे पास ये इन सब में सबसे बड़ा नंबर देख लो, क्योंकि ये आसपास के नंबर है, मैंने देखा 481। आप इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे, इससे बड़े वाला देख लो। चलो, इसके बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है मेरे पास 484। 22 का स्क्वायर होता है या नहीं होता? तो हमें बस इतना चेक करना है, आपको 1 से लेके 21 तक नंबर चेक करने हैं, क्योंकि इसका अगर 1 से 21 तक एक कटेगा तो वरना वो क्या हो जाएगा, प्राइम। क्योंकि दो, अगर ये प्राइम नहीं है कम से कम 2 नंबर का मल्टीपल तो बनेगा, और एक नंबर अगर मुझे 484 तक जाना है तो 22 का स्क्वायर ले लो, वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नंबर 22 से बड़ा और एक नंबर 22 से छोटा लूंगा, तभी मैं इसके आसपास पहुंच सकता हूं, ये कंसेप्ट रहता है। तो आपको मैक्सिमम चेक करना है 21 तक। तो अब एक एक करके चेक करेंगे, वो भी किससे? सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करने की जरूरत है। और जब हम 6 के +-1 लिखते हैं तो इसमें 2 और 3 के फैक्टर्स हम ऑलरेडी, भाई 2 और 3 से कटने वाले ऑलरेडी हटा देते हैं, क्योंकि देखो आप इनमें कोई भी इवन नहीं मिलेगा आपको। तो और 5 का मैंने यूनिट डिजिट से हटा दिया तो 5 भी हट गया, तो बचे प्राइम कौन से? 7 बचा, 11 बचा, 13 बचा, 17 बचा और 19 बचा। इसके अलावा कोई और बच गया क्या? नहीं। 20 21 प्राइम नहीं होते, इनसे ही अगर कोई कटना होगा कटेगा, वरना नहीं कटेगा। अब सारी वैल्यूज को इंडिविजुअली काटने की भी जरूरत नहीं है। आप जैसे मान लो मैं 11 13 का टेबल लिखता हूं, आपने कहा सर 13 इंटू में 4 कितना होता है? 52 होता है। तो अगला 13 का मल्टीपल क्या होगा? आप इसमें 15 13 जोड़ेंगे तो ये वाली वैल्यू हो जाएगा 65, है ना। तो भाई 2 मल्टीपल के बीच में गैप कितने का? वो 13 का। तो कोई भी एक वैल्यू चेक कर लो आप। मान लो जैसा सबसे छोटा नंबर मेरे पास है 473। 473 को मैं क्या करूंगा? 7 से चेक करूंगा। आप कहेंगे सर मेरे पास 6 जा 42, फिर 53 बचेगा, 49, रिमाइंडर बच गया 4। मतलब 469 मेरा किससे कट रहा है? 7 से कट रहा है। इसमें 7 जोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू मेरे पास 76, फिर 7 जोड़ोगे तो 83। हम 83 तक जा रहे हैं? नहीं जा रहे। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 7 से कट रहा हो, तो हट गया। फिर 11 से चेक करना तो बहुत ही आसान है, ऑल्टरनेट सम करा, 3 और 4 7, उसमें से ये वाली वैल्यू घटाई 7, तो ये तो 11 से कट रहा है, तो ये वाला मेरा प्राइम नहीं हो सकता। और क्या हो सकता है आप देखेंगे, इसमें 11 जोड़ूंगा मैं तो अगला नंबर जो 11 से कटेगा वो होगा 484। क्या 484 तक तो हमें जाना ही नहीं है, तो 11 के भी हमने चेक कर लिए। अब बारी आई 13 की। अब मेरे पास कितने नंबर बच गए भाई? 2 नंबर बच गए, है ना। 13 से चेक करेंगे, 3 जा 39, फिर 89 बचेगा, नहीं कटेगा ये, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे क्या 481 मेरा 13 से कट जाएगा? 39
और 91, ये 13 से डिविजिबल है, तो ये भी प्राइम नहीं होगा। नंबर क्या बच गया मेरे पास? सिर्फ ये। अब आगे देखते हैं भाई, जीरो तो ऑप्शन में नहीं है, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, अगर मैंने कोई करते टाइम गलती नहीं करी है। बाकी अगर आप 17 से देखेंगे तो चेक कर लो, 17 से ये कटना नहीं चाहिए, नहीं कटेगा। 19 से ये कटना नहीं चाहिए, 38 नहीं कटेगा। तो मेरे पास बस एक ही नंबर होगा प्राइम। ये क्लियर? पूरा कंसेप्ट क्लियर है? इस तरीके से चेक करते हैं हम। अगर आपको ये 6k प्लस माइनस 1 वाली फॉर्म में दिक्कत आती है कि सर यार इतना मेरे से मत करवाओ ये कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना, फिर आप इसी क्वेश्चन में 6k प्लस माइनस वाली 1 वाली फॉर्म में भी मत जाओ। आप 472, आपको पता है इवन नंबर तो प्राइम नहीं हो सकता, सिर्फ ओड नंबर लिख लो। क्या लिखेंगे? 473। 475 लिखेंगे क्या? हमें पता यूनिट डिजिट 5 होगी तो 5 से कट जाएगा, तो 5 नहीं लिखेंगे, 477 लिखोगे, फिर आप 479 लिखोगे, फिर आप 481 लिखोगे, फिर 483 लिखोगे, 485 नहीं लिखोगे यूनिट डिजिट 5, तो भी आपके पास ये 5 नंबर ही मिले, और हमें वैसे भी 5 ही मिल रहे थे, है ना? तो डायरेक्टली ऐसे भी सोचा जा सकता है, बस कुछ और नंबर जो 3 के डिविजिबल है वो भी रह जाते हैं और नंबर जब हम लेते हैं। लेकिन अगर 6 के प्लस माइनस 1 वाली फॉर्म लेते हैं तो 2 के और 3 के मल्टीपल हटते हैं। इस फॉर्म में बस 2 के मल्टीपल और 3 के मल्टीपल ही एलिमिनेट होते हैं, उसके अलावा और कुछ मतलब नहीं है इसका कि 6 के माइनस प्लस माइनस 1 प्राइम होगा। ये मतलब नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि ये हो गया तो प्राइम होगा ही होगा। अगर प्राइम है तो वो इसी फॉर्म में मिलेगा, अगर वो 6 से बड़ा है छोटा है। 2 और 3 एक्सेप्शन केस रहते हैं। हमें बताना है कितने प्राइम नंबर होंगे 146 से लेके 196 के बीच में। क्या ये होमवर्क में ट्राई करोगे? टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, एग्जामिनेशन में लास्ट के लिए छोड़ना। करेंगे तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर बहुत ज्यादा नंबर्स हैं तो बेटर है कि मैं 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में देख लूं। आपको पता है सर इसके आसपास 150 मेरा क्या होता है? 6 से कटता है, तो 150 माइनस 1 149 प्लस 1 151, फिर 155 छोड़ दिया 157, फिर मेरे पास 162 161 163, फिर मेरे पास 167 169। आपको कुछ नहीं करना होता, देखो इसमें भी 6 के प्लस माइनस 1 चाहिए ना। 146 था, 147 मैंने इसलिए लिया 3 से कट जाएगा, मुझे दिख रहा है। पहले 49 लिया, 51, यहाँ पे 2 का गैप, फिर 4 का गैप लो, फिर 2 का गैप लो, फिर 4 का गैप लो। इस तरीके से हमें चलना होता है, और जहां 5 वाला आ जाए तो वो हमें स्किप करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 155 आता तो 4 का गैप लिया, लेकिन 5 वाला था छोड़ दिया, फिर उसके बाद 2 का गैप लिया, ये फिर 4 का गैप लिया, फिर 2 का गैप लिया, फिर 4 का गैप लिया, फिर 2 का गैप लिया, फिर अब 4 का गैप लूंगा तो 173, फिर 2 का गैप लूंगा 175 जो हमें नहीं लिखना होता, फिर 175 से 4 का गैप लूंगा तो 179, फिर 181, फिर 185 नहीं लिखूंगा तो 187 2 का गैप, और फिर 4 का गैप लूंगा तो 191, फिर 193, फिर 4 का गैप लूंगा 197 क्रॉस कर गया। तो मेरे ये नंबर्स बनेंगे, और इनमें मुझे चेक करना पड़ेगा भाई कौन कौन सी वैल्यू प्राइम है कौन सी नहीं। कहां तक चेक करना पड़ेगा भाई? मैक्सिमम। जैसे अगर मैं छोटे वाले नंबर को देखूं, इसके आसपास परफेक्ट, इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है 169, तो मेरे को मैक्सिमम यहाँ पे 13 तक के प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा। और इसमें अगर देखूं मैं इस वैल्यू तक जाना है तो 196 प्राइम होता है, वो होता है 14। अब 14 का स्क्वायर 196, तो इससे पहले क्या होता है 13। तो यहाँ पे भी हमें 13 तक ही प्राइम नंबर तक चेक करना है। कटेंगे तो 13 तक कट जाएंगे, मेरे को वैल्यू मिल जाएगी, वरना हमें आगे करने की जरूरत नहीं है ना। 2 और 3 जब मैं 6 के प्लस माइनस 1 लिख रहा हूं तो 2 वाली फॉर्म 2 और 3 का ऑलरेडी ले चुका हूं, मैं चेक कर चुका हूं। 5 हटा दिया मैंने ऑलरेडी, 5 भी चेक कर लिया, यूनिट डिजिट 5 वाले हटा दिए, बचा 7 11 और 13। बस इन तीनों से चेक करना है भाई कौन कौन सा मल्टीपल है, और उससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे 7 से ये वाली वैल्यू कटेगी क्या? आप कहेंगे सर 147 कटता है ना, तो ये वाली वैल्यू मेरी क्या होगी? 7 से नहीं कटेगी। फिर आप चाहें तो यहाँ पे 7 के आगे की मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट कर लें और वेरीफाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे 154 होगा, फिर मेरे पास यहाँ पे 161 होगा, 161 है, कट गया। इसके बाद आपने देखा कि भाई इवन वैल्यू तो हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, तो अगर 7 की चेक कर रहा था तो यहाँ पे कितने का गैप हो गया? क्या यहाँ पे 14 का गैप हो जाएगा? तो अब 14 का गैप देखो, 161 मेरा 7 से कट गया, इसके बाद 14 करेंगे 175, उसके बाद 14 करेंगे तो 180
9, 189 नहीं है ऑलरेडी 7 से, और कोई मल्टीपल मुझे नहीं कटेगा। इसके बाद 11 का देखो, 11 का टेबल आपको याद है 143, 11 इंटू 13 होता है, फिर 156, तो 143 मेरा 11 का मल्टीपल था, 146, 11 ऐड करूंगा तो ये ओड के बाद इवन बनेगा, मुझे ओड वाले चाहिए तो 22 ऐड करना है, 143 प्लस 22, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 165, फिर 22 ऐड करो तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 187, 187 है क्या कहीं है, तो ये 11 से कट जाएगा तो ये भी हट गया। इसके बाद 22 ऐड करोगे आगे बढ़ जाओगे, नहीं करना कुछ। 13 का चेक करेंगे तो 143 मेरा 13 से कटता है हमें पता है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 13 करूंगा तो इवन आएगा, तो मैं डायरेक्टली 13 इंटू 2 दैट इज 26 इसमें ऐड करूंगा, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 169 हो जाएगी, है ना। 169 है क्या यहाँ पे, ये रहा, ये भी कट गया। फिर मैं इसमें 26 ऐड करूंगा तो ये वाली वैल्यू कितनी 195 हो जाएगी, वो है नहीं, और फिर हम आगे क्रॉस कर जाएंगे, तो बस कट गए जितने कटने थे। और मेरा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक ये भी तो था स्टार्टिंग वाला भूल गए 10, 10 मेरा इस सवाल का उत्तर आएगा। ठीक है, अगर मैन्युअली कैलकुलेट करने हो तो हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, क्या करें मजबूरी है। चलें आगे। तो पूरा कंसेप्ट आपको यहाँ पे सिखाया और बढ़िया बढ़िया सवाल हमने किए, आई होप मजा आया हो। सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। सिंप्लीफिकेशन का जैसे ये वाला सवाल दे दिया इन्होंने अतरंगी सा कि भाई 9 की पावर के प्लस 3 की पावर 2 के माइनस 1, फिर 2/3 5 की पावर के प्लस 1/2 और प्लस 5 की पावर के माइनस 1/2, तो के किसके बराबर होगा। कैसे सोल्व करेंगे, है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको लगे यार मेरे लिए ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, आप ना एक बार ऑप्शन की मदद लेके देख लिया करो, क्या पता ऑप्शन की मदद लेके मेरा क्वेश्चन इजीली सिंप्लीफाई हो जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली सोच पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ब्रेक करना, क्योंकि आप ध्यान देंगे दिक्कत पता क्या है, यहाँ पे आपके पास बेस है 3, 9 को भी हम क्या करेंगे 3 स्क्वायर 3 की पावर 2 के करेंगे, तो बेस होगा मेरे पास 3, यहाँ पे बेस क्या है मेरे पास, क्या मेरे पास यहाँ पे बेस 5 है ना, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं बेसिक से भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऑप्शन ले तो ज्यादा बेहतर है। जैसे पहला ऑप्शन है 3/2, 3/2 करूंगा तो 9 मेरा 3 स्क्वायर था, 3 की पावर 2 के लिख दूं, 3/2 के की जगह लिखूंगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू 3 की पावर 3 27 रह जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 ये 9 रह जाएगा। इधर क्या आएगा मेरे पास, आप कहेंगे सर 2/3, 3/2 प्लस 1/2 4/2 डेट इज 2, तो 5 की पावर 2 डेट इज 25, और यहाँ पे ये 5 की पावर 1 ही है। आप देखेंगे 36 बनेगा, ये वाली वैल्यू 30 10 ये 20 बनेगा, नॉट इक्वल, तो ये नहीं हो सकता। फिर अगर आप 1 रख देंगे तो ये 9 और प्लस 3, मैं क्या रख रहा हूँ के को यहाँ पे 1 रख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने के को रखा था 3/2, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 2/3, 5 की वैल्यू 3/2। अब देखो 5 की वैल्यू 3/2 है मतलब 5√5, और यहाँ पे 5 की वैल्यू 1 + 1, क्या ये इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, ये भी हट गया। फिर अगला पार्ट है मेरे पास 5/2, 5/2 रखूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 प्लस 5 माइनस प्लस 3 की पावर 4, ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास 2/3, 5 की पावर 5/2 प्लस 1/2, 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2। अब ये चेक करके देख लो होगा या नहीं होगा। ये हो गया मेरे पास 243 प्लस 81, और ये 2/3 125 प्लस 25 150, ये वाली वैल्यू आ गई 50 100, इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो ये भी हट गया। और मेरा सही आंसर क्या होगा, यही होगा। अगर आप 1/2 करके देखेंगे तो देखिए ध्यान से, 3 की पावर यहाँ पे अगर k को 1/2 रखा तो ये बचेगा 3, ये रख बचेगा मेरे पास 3 की पावर 0 डेट इज 1, है ना। 3 की पावर 0 क्या होगी मेरे पास 1 होगी, और ये 2/3 5 की पावर 1 और 5 की पावर 0 डेट इज 1, तो ये वाली वैल्यू 4 और ये वाली वैल्यू भी 4 हो गई, तो ये सेटिस्फाई कर गया। ये हो गया हमारा तरीका इस क्वेश्चन को करने का ऑप्शन की मदद से। चलें आगे।
अगला सवाल ये अलजेब्रा बेस्ड सवाल है, काफी सिंपल है। हमें ये पूरा दे रखा है, सोल्व करके बताना। एक तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड यूज कर सकते हैं, एबीसी का मान कुछ भी रखो, चार ऑप्शन से चेक कर लो तब आ जाएगा। वरना अगर मैं इसे कैपिटल ए मान लूं, इस तरह के क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का देखते ही याद आ जाना चाहिए। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है अगर मैं इन सबका सम कर दूंगा ए प्लस बी प्लस सी, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए क्या हो गया, जीरो हो गया। और a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो हो जाए और उनका क्यूब दे रखा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाता है, क्या ये 3abc हो जाता है ना। तो मैं इसे क्या लिखूंगा, मैं इसे यहाँ पे 3abc लिख सकता हूं और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास नीचे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैंने आपको अपनी क्लास में कराया हुआ है, ये वाला, ये इतनी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, बाकी लोगों ने भी कराया होगा। 3a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये हो जाएगा। अगर आप ऊपर देखें तो आप कहेंगे सर ये अगर मैं x मान लूं, ये y मान लूं और अगर ये z मान लूं, तो x प्लस वाई प्लस जेड भी तो जीरो बन जाएगा सेम। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और फॉर्मूला क्या होता है, ये 3a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए, डिवाइडेड बाय 3a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। क्या यही वैल्यू होगी। और अगर आप इसे कट करेंगे तो ये माइनस वाला मेरा 3 कट गया, माइनस वाला सारा कट जाएगा, यहां पे प्लस है एक जगह, तो मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मेरे पास क्या हो सकता है, आप एबीसी का मान कुछ भी रख दो। आपको सर a को 1 ले लेता हूं, b को 2 ले लेता हूं और c को क्या ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं। पुट कर दो यहाँ पे एबीसी की वैल्यू और अपना आंसर निकाल लो, जो चार ऑप्शन में मैच कर जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, जीरो इक्वेशन, इक्वल्स टू का साइन कहीं नहीं दिखना ना, तो जीरो इक्वेशन है। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो मैं तीनों वेरिएबल का मान अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकता हूं, बट इस तरीके से मानूंगा कि कहीं भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, वैल्यू इस तरीके से रखना। अगला सवाल मेरे पास 5.12 इंटू में 50625 इंटू में 0.5488, ये बराबर दे रखा है 2 की पावर a, 3 की पावर b, 5 की पावर c और 7 की पावर d के। तो हमें बताना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान क्या होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो इस तरह के सवाल में हमें पता है जब इन सबको हम क्या करेंगे, फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो वो इस फॉर्म में मिलना है और हम कंपेयर करके अपना आंसर निकाल रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहला काम है, तो देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 4 जीरो हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो अगर मैं ऊपर नीचे 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो ये 10 की पावर 6 जब इनमें मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो हट जाएंगे मेरे, और मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 512 इंटू में 50625 और इंटू में ये वाली वैल्यू 5488। और ये 10 की पावर 6 नीचे है तो ऊपर जाके 10 की पावर -6 भी लिख सकता हूँ। और 10 की पावर -6 क्या होता है भाई, क्या ये 2 इंटू 5 होता है 10, तो 2 की पावर -6 और 5 की पावर -6 लिखता हूँ। 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में चाहिए ना मेरे को। और अगर यहाँ पे आप इसे सोल्व करोगे 512 तो आपको पता है भाई 2 की पावर 9 होता है ना, इसमें तो कोई दो राय किसी को नहीं होगी। 50625 क्या होता है, 15 की पावर 4 होता है यार, याद करने को कहा था आपको पावर 4 में, और नहीं भी याद है कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर मेरे को लास्ट की 4 डिजिट आप देखो, क्या ये 5 की पावर 4 से कट रही है, 5 की पावर 4 क्या होता है 625, क्या लास्ट की 4 डिजिट 5 की पावर 4 से कट रही है, तो 5 की पावर 4 तो आने ही वाला है। और उसमें क्या मल्टीप्लाई करें, आप चाहें तो 625 से डिवाइड करके देख लो, अदरवाइज आप देखोगे जैसे सम ऑफ डिजिट करोगे ना आप इसके 7, 6, 13 और 18, है ना। सम ऑफ डिजिट क्या है 18, मतलब 9 से कटेगा। मैंने इसे 9 से काटा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 50625 है। 9 से अगर मैं इसे एलिमिनेट करता हूं तो 5 जा 6 जा 2 जा और 5 जा, फिर सम ऑफ डिजिट मेरा 9 का मल्टीपल बन रहा है, फिर 9 से कटेगा और आप देखेंगे यहाँ पे ये वाली वैल्यू, अब मेरे पास क्या ये 625 आ जाएगी। तो 9 क्या होता है 3 स्क्वायर, तो 3 की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा बाहर। अब अगला है 5488।
अब इसके फैक्टर्स निकालो भाई, थोड़ा सा मुश्किल है। आपने कहा यार 488 लास्ट की 3 डिजिट मुझे किसका मल्टीपल दिख रहा है, क्या ये मेरा 8 से कटेगा? 8 के मल्टीपल देखे हुए हमने, लास्ट की 3 डिजिट 8 से कटना है। तो डायरेक्टली आप छोटी छोटी वैल्यूज ना करते हुए, यहाँ पे 5488 है, मैं यहाँ पे कहूंगा कि भाई ये पहले 8 से काट लो, और ये मेरे पास 6 जा 48, 68 बनेगा 8 जा और फिर 6। अब भी लास्ट की ये 2 डिजिट 2 से कटेगा, अभी आगे नहीं और ज्यादा नहीं कटेगा। 343, और ये 343 तो मुझे पता है भाई 7 का क्यूब होता है ना, तो काम बन गया। ये क्या हो गया 16, मतलब 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 इंटू में 7 की पावर 3। एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं ना, एक एक फैक्टर जो मैं कर रहा हूं, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 9, और 2 की पावर 9 प्लस 4 13 माइनस 6, 2 की पावर रह जाएगा 7, 5 की पावर क्या होगा 4, और यहां पे -6, तो -2 रह जाएगा। 3 की पावर क्या होगा 4, और तो कुछ है ही नहीं, और 7 की पावर कितनी है मेरे पास भाई 3 है। इन सब का अगर हम सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, आप देखेंगे ए बी सी एंड डी है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी का सम बताना है हमें, तो 7 - 2 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12। 12 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। देख लेना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ और गलती ना हुई हो। क्लास में मजा आया या नहीं आया, है ना? अगर क्लास इंटरेस्टिंग लग रही है तो क्या इसे इतना ही छोड़ें जिससे कि आप चीजों को ग्रैस्प कर पाएं और चीजें आपके लिए ज्यादा बढ़ी ना जाएं? तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। अगला सेशन हम लेके आएंगे जिसके अंदर परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, इनके सवाल कर लेंगे, और एक ज्योमेट्री का। तो छोटे छोटे सेशन जिससे कि आप चीजों को ग्रैस्प भी कर पाए। पूरी वीडियो एक साथ देखेंगे, पता चलेगा कि भाई जो मैंने मेथड स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में बताया वो आप भूल गए, एग्जामिनेशन में फंस गए। ठीक है, तो अभी की वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उतना काम करेंगे, और उससे अगली वीडियो में एडवांस मैथ्स के, वो थोड़ी लंबी होगी लेकिन वो एक साथ करेंगे। आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा। आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट पर आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पर अवेलेबल रहते हैं, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है। जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर ऑल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।